तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का तीसरा भौतिक विभाग। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की। तीसरा भौतिक विभाग हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। आई होप कि दो विभाग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर अब तक नहीं पढ़ा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की पहले ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम अच्छे से एक एक लाइन को समझेंगे। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना हुआ है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का ही एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार को दो मुख्य भागों में, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार में विभाजित किया गया है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्यन श्रृंखला के दक्षिण में सतपुड़ा तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। दक्षिण पश्चिम से उत्तर की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि में चौड़ी, लेकिन मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार का स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है और इसके पूर्व का विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार को सतपुड़ा श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार के रूप में है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ी श्रृंखलाओं को आप देख सकते हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भूभाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप में हम मेघालय, कार्बी एंगलोंग का पठार या फिर उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यह एक भ्रंश के रूप में छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की तरफ तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया है। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर है, वे सतत हैं, उन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र पर आप थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं तथा पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट जो हैं वो 900 से 1600 मीटर हैं। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के ऊंचे शिखर है अनाईमुडी 2695, डोडा बेटा 2633। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी महेंद्रगिरी है और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय और जावादी पहाड़ियां भी स्थित हैं। उडगमंड, जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है, तथा कोडाई कोनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों के समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित और खंडित पहाड़ियाँ हैं और गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में फैली हुई है। अब आपको लग रहा होगा मैडम ने ये क्या पढ़ दिया, कुछ भी समझ में नहीं आया। समझ में आना भी नहीं है, अब समझेंगे अपन, ठीक है। छोटी छोटी बातें। सबसे पहले तो आपको स्थिति दिखा देती हूँ कि आखिर ये पठार भारत में है कहाँ पे। तो ये हमारे भारत का नक्शा दिया ही हुआ है, आपको पता ही है, बार बार हम यही वाला नक्शा पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा हमारा जो है वो है हमारा पर्वतीय पठार या फिर प्रायद्वीपीय भूमि, है ना। ये वाला हिस्से की हम बात करेंगे और सारे इसी वाले हिस्से को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं। मेज की आकृति में फैला हुआ है पठार जो है दोस्तों, देखो पहाड़ तो होते हैं जो ऊपर से यूँ तिकोने होते हैं, है ना, लेकिन पठार जो होते हैं वो
मतलब ऊंचे तो होते हैं समतल समतल धरातल से, लेकिन ऊपर से मेज की आकृति में होते हैं, ऐसे होते हैं, ना कि उनके कोना निकला हुआ होता है, कोना नहीं निकला हुआ होता, वे ऐसे होते हैं सिंपल। तो इसलिए पठार जो होते हैं, यही अंतर है पर्वत और पठार में, कि पर्वत ज़्यादा ऊंचे होते हैं और ऊपर से नुकीले होते हैं, और पठार पर्वतों के मुकाबले कम ऊंचे होते हैं और ऊपर से मेज की आकृति में होते हैं। ठीक है। अब यह जो पर्वत है वह आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। देखो 3 तरह की चट्टानें पृथ्वी में, मतलब निर्माण के आधार पर 3 तरह की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो ज़्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं, बस आपको ये याद रखना, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से यह बना हुआ है और गोंडवाना भूमि के अलग होने से बना है। देखो पृथ्वी जब बनी थी तो पूरा जो स्थल और समुद्र एक ही था, जिसे पेंजिया नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे पेंजिया 2 भागों में विभक्त हो गया। उत्तर का भाग पेंजिया, पेंजिया के चारों ओर विशाल वो था महासागर, जिसे हम बोलते थे पेंथालासा। ठीक है। अब ये अलग हो गया, 2 भागों में बट गया। उत्तर का भाग बोला गया अंगारा लैंड, दक्षिण का भाग बोला गया गोंडवाना लैंड, और ये जो समुद्र है ये बीच में आ गया अब हमारे। तो ये जो गोंडवाना लैंड है इसका हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार। मतलब धीरे धीरे गोंडवाना लैंड भी अलग अलग भागों में टूट गया। दक्षिणी अमेरिका बना, अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना, भारत का दक्षिणी भाग बना। तो इसी गोंडवाना लैंड से, जो प्राचीन काल में पृथ्वी का हिस्सा हुआ करता था, मतलब पृथ्वी का संपूर्ण भाग तो पेंजिया कहलाता था। फिर जब पृथ्वी 2 भागों में टूटी तो उत्तर का भाग अंगारा लैंड, दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड। तो इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है कौन? हमारा प्रायद्वीपीय पठार। इसी कारण यह सबसे पुराना भूभाग है हमारे सारे भागों में। ठीक है। इस पहाड़ी भाग में चौड़ी छिछली घाटियां, गोलाकार पहाड़ियां, ज़्यादा ऊंचे पर्वत नहीं है यहाँ पे, छिछली छिछली घाटी है, कम गहरी घाटी है और कम मतलब ऊंचे पहाड़ है। क्यों? क्योंकि भाई पुराना है, पहाड़ जो थे वो कट फट गए या पुराने हो गए। इस पठार के 2 मुख्य भाग है, एक तो मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार। देखो इसको इसने 2 भागों में बांट दिया ऐसे, कि इस वाले भाग को तो इसने बोल दिया मध्य उच्च भूमि, है ना, ये थोड़ी ऊंची है, और दूसरे ये जो हिस्सा बचा इसको बोल दिया इसने दक्कन का पठार। इस वाले हिस्से को दक्कन का पठार और इस वाले हिस्से को मध्य उच्च भूमि, है ना। और इसी तरह से ये हमें आगे समझाने वाला है। ठीक है। विंध्यन श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से विंध्यन श्रृंखला नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। यह विंध्यन श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला और अरावली से घिरी हुई है। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो नर्मदा नदी बहती है, देखो ये जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी से दिख रही होगी आपको लिखी हुई, इस नर्मदा नदी से ऊपर, ये कह रहा है इस नर्मदा नदी से ऊपर वाला भाग और सतपुड़ा पर्वत से ऊपर वाला भाग। सतपुड़ा पर्वत भी आपको दिख रहा होगा, ये रहा सतपुड़ा पर्वत, इससे ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग क्या कहलाता है? ऊपर वाला भाग मध्य उच्च भूमि कहलाता है। ये कह रहा है कि इस मध्य उच्च भूमि के दक्षिण में विंध्यन पठार है, मालवा का पठार है, अरावली है और सतपुड़ा है ना। सतपुड़ा, इनसे मतलब ये इनको चारों तरफ से घेरे हुए, मतलब उत्तर की तरफ से अरावली घेरे हुए, इधर विंध्यन घेरे हुए और यहाँ पे सतपुड़ा है, ऐसे सतपुड़ा घेरे हुए, यह बनती है मध्य उच्च भूमि। ठीक है। तो ये दिख रहा होगा आपको, एक सेकेंड, ये विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, अरावली श्रेणी, मालवा श्रेणी, है ना, ये आपको दिख रही होगी, और ये नर्मदा नदी और ये तापी नदी। ठीक है। इनसे घिरा हुआ कौन सा है? मध्य उच्च भूमि है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। पश्चिम में यह है राजस्थान के बलुई और पथरुली मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन, तथा पश्चिम में उत्तर पूर्व की तरफ से यह बहती है। इस प्रकार यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। ये इसकी ढाल की स्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि यह आगे चलकर यह भारतीय मरुस्थल से मिल जाता है। ये आपको दिख ही गया होगा कि अरावली से आगे अगर निकलेंगे तो यहाँ पे भारतीय मरुस्थल आ जाएगा। ठीक है। और ये कह रहा है कि इस क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं, इसने यहाँ पे वैसे नदियों का इतना विस्तार से दिखाया नहीं है कि ये मतलब कौन कौन सी नदियां इसने बताई हैं। कहाँ गई? हाँ, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। देखो ये सारी चंबल की सहायक है। एक चंबल नदी तो इसने दिखा रखी होगी। हाँ, ये देखो चंबल नदी तो इसने दिखा रखी है। अब चंबल नदी शुरुआत होती है ये विंध्यन पर्वत से, विंध्यन पर्वत से निकलकर यह ऊपर की तरफ जाती है। ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं सिंध, बेतवा और केन, है ना, सोन की सहायक नदी केन। तो ये सारी नदियां इधर से निकलकर, मतलब दक्षिण से निकलकर, दक्षिण पश्चिम से निकलकर उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है। ऐसे जा रही है सारी नदियां, तो ऐसे जा रही है। तो ये कह रही है कि इससे इसका ढाल भी आपको पता चल रहा होगा। नदी कैसे बहेंगी भाई? ऊंचे ढाल से नीचे ढाल की तरफ ही तो बहेंगी नदी, है ना, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ही तो बहेंगी।
मतलब ये हो गया कि ये यहाँ से तो है चौड़ा और यहाँ मतलब यहाँ से तो है ऊंचा बीच में से और साइडों में से है नीचा। ये बताना चाह रहा है कि इसका ढाल से मतलब नदियों के ढाल से बहाव से स्पष्ट हो जाता है कि इसका ढाल किस तरफ है। ठीक है, कहाँ चला गया, एक नक्शा दिया इन्होंने। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाने जाते हैं और इसके पूर्वी विस्तार में दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार है। देखो दोस्तों, इसने बहुत ज़्यादा डीप तो लिखा नहीं है। ये जो मध्य उच्च भूमि है यहाँ पे एक बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पे बघेलखंड का पठार है ना। मतलब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार हैं। और इसके अलावा बोला है कि यहाँ से इसकी जो पश्चिमी पूर्वी सीमा है यहाँ से महानदी भी स्टार्ट हो जाती है। ये आपको महानदी दिख रही होगी, यहाँ से महानदी भी स्टार्ट हो जाती है। मतलब कुछ इसने बताए हैं कि भाई इसमें ही मालवा का पठार है, विंध्यन पठार है, सतपुड़ा श्रेणी है, अरावली श्रेणी है, चंबल सोन केन बेतवा नदियाँ यहाँ बहती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पे बघेलखंड का पठार है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने बताई है। अगर आप एटलस अपने पास में रखते हो, नहीं रखते हो तो खरीद लीजिएगा। जो भी नाम इसमें आते हैं वो देखा कीजिएगा। अब ऑनलाइन सारी चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो चैप्टर ही पूरे नहीं हो। एटलस जैसे भी ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई आती है ना, इनको थोड़ा थोड़ा देखा कीजिए ताकि आपको स्थिति याद हो जाए। पार्ट पढ़ते हैं उसके साथ में कॉपी में मैप बना लिया कीजिए। जो भी आते हैं एटलस में देखा कीजिए, नाम अंकित किया कीजिए ताकि आप जिंदगी में फिर कभी भूलोगे नहीं उन चीज़ों को। ठीक है, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। अब ऊपर वाले की तो स्थिति पढ़ ली, दो भागों में बांटा था ना हमने इसको, मध्य उच्च भूमि और दक्षिण का पठार। अब मध्य उच्च भूमि के बारे में इसने सारी चीज़ें बता दी है। अब हम पढ़ेंगे जो ये है दक्षिण का पठार। मध्य उच्च भूमि हमने पढ़ लिया, अब दक्षिण का पठार पढ़ेंगे। तो दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार भूभाग है, ये हमने देख ही लिया। नीचे से त्रिभुज की आकृति में ऐसा ही तो फैला हुआ है तो त्रिभुजाकार हो गया। ठीक है, इसके उत्तर वाला भाग तो चौड़ा है और चौड़ा आधार पर सतपुड़ा श्रृंखला है, महादेव, कैमूर और मैकाल पहाड़ियाँ है। तो यहाँ तो दोस्तों दिखा दूंगी मैं, महादेव, कैमूर और मैकाल ऐसे कुछ पहाड़ स्थित हैं। और दक्षिण वाला भाग संकरा है, ये आपको दिख ही रहा होगा। दक्षिण के पठार के पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल पाया जाता है और इस पठार के उत्तर पूर्व में एक भाग, एक मिनट देखो, अगर इसमें कुछ पहाड़ दिखा रखे हैं, इसमें नहीं दिखा रखे हैं, सिर्फ महादेव पहाड़ियाँ दिखा में रखी हैं। महादेव के इधर ये मैकाल और कैमूर है ना, ऐसे 3 पहाड़ियाँ इसमें पाई जाती है। ये कह रहा है कि इस पहाड़ का जो पश्चिमी भाग है ना ये तो है ऊंचा और ये जो पूर्वी भाग है ना ये है कम ऊंचा है ना, ये वाला भाग कम ऊंचा है। कौन सा ऊंचा है? पश्चिमी भाग ऊंचा है और पूर्वी भाग क्या बता रहा है? पूर्वी भाग ये कम ऊंचा है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इसी का एक हिस्सा मेघालय में स्थित है। मतलब ये थोड़ा सा जो हिस्सा है ना, गारो खासी जयंतियाँ, ये वाला हिस्सा, मतलब गारो खासी जयंतियाँ नहीं, एक पठार है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग पठार। ये भी इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। जो पहले भारत ये जो था, ये वाला हिस्सा टच हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये अलग हो गया और बीच में ऐसे खड्डे का निर्माण हो गया, लेकिन पहले एक ही हुआ करता था। इसलिए जो मेघालय का पठार है जिसे हम कार्बी एंगलोंग का पठार बोलते हैं, ये भी हमारे दक्षिणी पर्वतीय मतलब इस पठार का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, और इसी में 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खासी जयंतियाँ स्थित है मेघालय के पठार में। जो इसने दिखाई रखी है आप देखिए यहाँ पे, ये 3 पहाड़ियाँ स्थित है। गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पे स्थित है? ये मेघालय के पठार पे ही स्थित है। ये चीज़ इसने बताई है। इसके अलावा दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बोलते हैं। पश्चिमी घाट सतत समानांतर है जिसे दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। देखो, इसके पूर्वी घाट इस हिस्से को तो बोलेंगे हम, मतलब पश्चिमी हिस्से को तो बोलेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी हिस्से को बोलेंगे हम पूर्वी घाट। ये हमने पढ़ लिया। ये वाला हिस्सा मतलब पश्चिमी घाट ऊंचा है, पूर्वी घाट कम ऊंचा है। ऊंचा ही नहीं है, पश्चिमी घाट सतत भी है, मतलब यहाँ से पर्वत शुरू हो रहे हैं और नीचे तक पर्वत है। लेकिन ये जो पूर्वी घाट है ना, ये तो है सतत, ऐसे लगातार, सतत मतलब लगातार। और ये पूर्वी घाट है, यहाँ पर्वत है, फिर यहाँ खाली, फिर यहाँ पर्वत है, यहाँ खाली, यहाँ पर्वत है, यहाँ खाली। तो इसलिए ये जो पश्चिमी घाट है इसको पार करना भी मुश्किल है। भाई हर जगह पर्वत बना हुआ है तो कैसे पार करेंगे? इसमें कुछ दर्रे हैं, जैसे थाल घाट यहाँ है महाराष्ट्र में, पाल घाट है और भोर घाट है ना। तो ऐसे 3 दर्रे हैं। इन दर्रों के द्वारा, दर्रे मतलब होता है 2 पहाड़ों के बीच में ये जगह हो गई ना, इसको दर्रा बोलते हैं। तो बस 3 ही दर्रे हैं इस पश्चिमी घाट के बीच में, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट है ना। इन 3 दर्रों के द्वारा इसे पार किया जा सकता है।
इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। ये मैंने बता ही दिया कि पश्चिमी घाट जो है मतलब इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है वो ज़्यादा ऊंचा है, ये वाला हिस्सा है ना ये पूर्वी घाट ये कम ऊंचा है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई तो सिर्फ 600 मीटर तक ही है, औसत ऊंचाई 600 मीटर है, और इधर वाले जो है वो 900 से लेकर 1600 मीटर तक ऊंचे हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वाले ऊंचे हैं और ये वाले नीचे हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये हमने पढ़ लिया कि ये बीच में कटा फटा हिस्सा है, तथा महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक पूर्वी घाट स्थित है। तो यहाँ महानदी स्टार्ट होती है, महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे दक्षिण में, यहाँ से यहाँ तक कौन सा भाग स्थित है, पूर्वी घाट स्थित है। ठीक है, और बंगाल की, हाँ देखो ये बहुत सारी नदियाँ ऐसी है इंडिया की जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे कि ये देखो महानदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, यहाँ पे गोदावरी नदी आती है वो बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पे कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में। तो ये नदियाँ जो आती है इन्होंने भी इस जो पठार है पूर्वी घाट है अपना इसको काट छांट दिया है। पहले फिर भी थोड़ा बहुत सतत हुआ करता था, पर नदियाँ भी तो इसका वो कर रही है निक्षेपण, वो अपर्दन कर रही है ना, तो इसको काट फाट दिया है, तो इस वजह से भी यह है अब सतत नहीं बचा, सतत मतलब लगातार नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, यह वर्षा पश्चिमी घाट के ढाल से टकराकर ऊपर उठती है और पश्चिमी घाट में विभिन्न स्थानीय नामों से भी इसको जाना जाता है। देखो ये कह रहा है कि ये जो हमारा पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट मतलब भारत का पश्चिमी हिस्सा, इसमें जो वर्षा होती है वो पर्वतीय होती है। पर्वतीय मतलब यहाँ से देखो बंगाल की खाड़ी से हवाएं आती है, जब समुद्र में से हवाएं आएंगी तो पानी तो भरा हुआ होगा। अब यहाँ पे इसको खड़ा पर्वत मिल गया, इन हवाओं को खड़ा पर्वत जैसे ही मिलता है इनसे टकरा कर यहाँ पे जचा की बारिश होती है, बहुत अच्छी वाली बारिश होती है हमारे पश्चिमी घाट पे। और पश्चिमी घाट के भी पश्चिमी तट पे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि पश्चिमी तट पे बारिश करके जब हवाएं इधर आएंगी इस पश्चिमी घाट के पूर्वी तट पर, तो फिर से वो सूखी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बारिश तो उन्होंने पश्चिमी तट पे कर दी, और जब हवा नीचे उतरती है तो हवा गर्म होती जाती है, और जब हवा गर्म होती है तो वह शुष्क हो जाती है, बारिश नहीं करती है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर क्या होता है, ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, और इस बारिश को जो पर्वतों की वजह से होती है, क्योंकि पर्वत नहीं होते तो ये हवाएं सीधी निकल जाती है ना, तो पर्वतों से टकरा कर बारिश हो रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। इसके अलावा ये बोल रहा है कि पश्चिमी घाट जो है वो नीचे की तरफ तो ज़्यादा ऊंचा है ना, यहाँ पे जो अनाई मुडी नीलगिरी ये पहाड़ियाँ ये तो ऊंची है, और ऊपर की तरफ थोड़ी कम ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो 2-3 का इसने नाम भी दिया है। दक्षिणी भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाई मुडी। क्या है, देखो यहाँ दिखा भी रखा है अनाई मुडी। अनाई मुडी की ऊंचाई है 2695। कितनी है? 2695। दूसरी है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये दिख रहा होगा आपको, अनामलाई पहाड़ियाँ की तो जो सर्वोच्च चोटी है वो है अनाई मुडी। एक है कार्डिमम। 3 तो पहाड़ियाँ यहाँ पे, पहाड़ियों के नाम याद कर लो, एक तो अन्नामलाई पहाड़ी, एक नीलगिरी पहाड़ी और एक कार्डामम या इलायची पहाड़ी, ये 3 तो पहाड़ियाँ हैं। इन तीनों पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाई मुडी। क्या है? अनाई मुडी। और अनाई मुडी कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पे स्थित है। और अनाई मुडी की ऊंचाई कितनी है? 2695। हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है 2695। ठीक है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा। उसकी ऊंचाई है 2633, शायद 2633 या 37 है, इसने लिख भी रखा था। हाँ, अनाई मुडी 2695 है, डोडा बेटा 2633 है ना। और जो पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, मतलब पूर्वी घाट कौन सा हो गया अपना, ये हम पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, ये पश्चिमी घाट की यहाँ पे चोटी है, ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट में उड़ीसा में महेंद्रगिरी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जो मात्र 1500 मीटर ऊंची है। इसके अलावा पूर्वी घाट में जावादी और शेवराय पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। उडकमंड ऊटी जिले में स्थित है। कोडाईकोनाल जैसे नगरों में मानचित्र में अंकित कीजिए। देखो ये पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट में ये अनाई मुडी, ये नीलगिरी, कार्डिमम है ना, इन पहाड़ियों पे ही 2-3 दर्शनीय स्थल, जो ऊटी हमने देखा था ना राज पिक्चर में, वो वाली ऊटी जिसे हम साउथ की लैंग्वेज में उटकमंड भी बोलते हैं, ये सारे घूमने के स्थल भी यहाँ पर ही स्थित हैं। इसके अलावा पूर्वी घाट की अगर 1-2 पहाड़ियाँ और देखें तो वो है जावादी, शेवराय, महेंद्रगिरी। ऐसे 3 पहाड़ियाँ याद कर लीजिएगा पूर्वी घाट की। एक तो है जावादी, एक शेवराय, एक महेंद्रगिरी। इनकी स्थिति अगर आपको देखनी है तो आप मैप निकालिए, निकालिए और उसमें ढूंढ लीजिए, आराम से मिल जाएगा ये।
ठीक है। इसके अलावा ये कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ज़्यादा विशेषता दक्कन के ट्रैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी है। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, पूरे प्रायद्वीपीय भारत में जो दक्कन का मैदान है उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है और ज्वालामुखी से आग्नेय चट्टानें बनती है और फिर आग्नेय चट्टानों का जैसे अपर्दन होता है वो टूटती फूटती है तो काली मिट्टी बनती है। तो हमारा जो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका दक्कन का मैदान ये पूरा काली मिट्टी से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम पे हमने देख ही लिया अरावली पहाड़ियाँ स्थित है ना, और ये बहुत ही खंडित है। गुजरात से लेकर दक्षिण में अरावली पहाड़ियों की स्थिति तो आपको पता ही है। अरावली पहाड़ियाँ यहाँ से शुरू होती है, गुजरात से लेकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक जाती हैं, ये यहाँ तक है ना। और अरावली पहाड़ियाँ भी बहुत पुरानी हैं और कटी फटी हैं। बाकी ये सारा हमारा दक्कन का ट्रैप और ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। थोड़ा अगर आपको याद करना है अच्छे तरीके से तो आप एटलस लाइए, मैप बनाइए कॉपी में, जो भी इसमें चीज़ें दी हुई हैं, उटकमंड, अनाईमुडी, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ें मैप में देखिए, याद कीजिए, फिर देखिए। ज्योग्राफी आपको कोई नहीं भुला सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब अपने बच गए हैं भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, और क्या बच गया, द्वीप समूह। 3 पढ़ लिए, 3 और बच गए है ना। तो अगले 2 चैप्टर में 2 लेसन में हम वो 3 भी मतलब कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।